स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं अल्लूरी सीतारामा राजू, उनका बर्थ एनिवर्सरी है, तो उन्हीं से रिलेटेड आज के फ्रंट पेज के ऊपर एक पॉलिटिकल एंड पर्सनल नेचर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुआ है। और आप देखिए कि पॉलिटिकल एंड पर्सनल नेचर का है, इसी वजह से मल्टीपल लीडर्स हैं उनकी फ़ोटो को यहाँ पे यूज है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर ये गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट होता तो किन लोगों का फ़ोटो है उसको यहाँ पे यूज किया जाता। अर्लियर फेज में तो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी किसी तरीके से लिमिटेशन है वो नहीं हुआ करता था, पर 2015 के समय में जो पब्लिक मनी है उसकी स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक पेटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस है जिसके अंदर में एक जजमेंट को डिलीवर किया और वहाँ पे जो लिमिटेशंस हैं उनको इम्पोज किया। इस केस के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। कॉमन क्योज वर्सेज ऑफ इंडिया का ये केस है। हो सकता है आपसे जीएस पेपर सेकंड के अंदर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए, वहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हो। इंटरव्यू के अंदर में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए वहाँ पे भी आपके द्वारा ये केस है उसको कोर्ट है वो किया जा सकता है। अब किन लोगों का फ़ोटो है उसको अलाउ किया गया है उस गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर में। प्रेसिडेंट के फ़ोटो को अलाउ किया गया है। प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट कौन हुआ करते हैं स्टेट के अंदर में? गवर्नर हैं। फिर आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेड हुआ करते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर स्टेट के अंदर में हुआ करते हैं। और स्टूडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे जो 5 पोस्ट हैं जिनके ऊपर जो पर्सन है उन्हीं के फ़ोटो को यूज है वो किया जा सकता है गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर में। अब आपको क्या बेसिक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं अल्लूरी सीतारामा राजू उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने किसी एरिया के अंदर में मूवमेंट को लीड किया था, लोगों को वहाँ पे यूनाइट किया था, ऐसे लीडर्स को प्रेजेंट समय में हमारा जो गवर्नमेंट है अनसंग हीरोज़ के रूप से कंसिडर करता है कि इनको मेन स्ट्रीम डिस्कशन के अंदर में उतना आप देखिए कि जो जो प्लेस है वो नहीं मिला है, बट कंटिन्यूस इन्होंने अपने जो इफ़र्ट्स हैं उनको कैरी आउट किया था किसी ना किसी रीजन के अंदर में। अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में अगर हम रीड करें तो ट्राइबल कम्युनिटी को इन्होंने यूनाइट किया था, स्पेशली हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का एरिया है आंध्र प्रदेश के वहाँ पे। और रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा इनका एक स्टैचू है उसको भी लगाया गया है आंध्र प्रदेश के वहाँ पे ही, और एक डिस्ट्रिक्ट है उसका भी नेमिंग है इनके नाम के ऊपर में रखा गया है। मेन स्ट्रीम के अंदर भी ये न्यूज़ में थे। 2023 एंड 24 के समय में एक मूवी आया था, ट्रिपल आर नाम से एक मूवी था, वहाँ पे भी इनका जो रोल है उसके बारे में मेंशन है वो किया गया था। अब अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में रीड करें, 1897-98 के समय में इनका बर्थ होता है, और 18 ईयर का जो एज है उस दौरान में इन्होंने जो सन्यासी है उस सन्यासी को ये अचीव है वो करते हैं, सन्यासी बनते हैं 18 ईयर का एज के अंदर में। बाद में आप देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है कंटिन्यूस ब्रिटिश अथॉरिटी के जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट में यूनाइट होता है, एक डिसकंटेंट है वो उन ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर में फ़्लो करता है, क्योंकि जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उनके द्वारा जो फॉरेस्ट के अंदर में ट्राइबल कम्युनिटी का कनेक्टिविटी हुआ करता है, उनका को रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है। और फॉरेस्ट एरिया के अंदर में जो ट्राइबल लोग हैं वो आप देखिए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कैरी आउट करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनके द्वारा किया जाता है जिसको कि उस एरिया के अंदर में पोडू के नाम से जानते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं उस रीजन के अंदर में? पोडू के नाम से। वहाँ पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो फॉरेस्ट से आप देखिए कि जो माइनर प्रोड्यूस हुआ करता है, जैसे कि लीव्स को कलेक्ट करना हो, जो गोंद वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उसको कलेक्ट करना हो, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी कलेक्ट करने के रिगार्डिंग में बैन है वो कर दिया गया था। 1882 का वो फॉरेस्ट का एक्ट है। मद्रास जो उस समय एक जो लेजिस्लेटिव हुआ करता था, तो उसी के 1882 के उस एक्ट के थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बैन किया गया। पोडू का जो कल्टीवेशन है, जो शिफ्टिंग प्रैक्टिस है, उसको वहाँ पे बैन किया गया। तो ट्राइबल कम्युनिटी को यूनाइट किया जाता है इनके द्वारा, और यूनाइट करते हुए एक जो मूवमेंट है उसको कैरी आउट करते हैं। मूवमेंट का जो नाम है वो क्या है? रंपा रेबिलियन। रंपा रेबिलियन को इनके द्वारा लेड है वो किया गया था। हमारे जो MK गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, उनसे भी ये इंस्पायर थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी इनके द्वारा प्रमोट है वो किया गया था। बट कंटिन्यूस आप देखिए कि जो गोरिल्ला वॉरफेयर है उसके अंदर में पार्ट करते हैं। इनका मानना ये था कि यहाँ पे जो MK गांधी के जो आइडियाज़ हैं वो अच्छे आइडिया हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के,
बट जो यहाँ पे फ्रीडम जो अचीव होगा वो अचीव होगा कंटिन्यूस जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे रेबिलियन करते हुए, उनके अगेंस्ट में जो एक्शंस हैं उनको कैरी आउट करते हुए। तो इस वजह से इन्होंने रंपा रेबिलियन को कैरी आउट किया। फॉरेस्ट को वहाँ पे आप देखिए कि उनका लैंग्वेज के अंदर में मन्यम है वो बोला करते हैं, और फॉरेस्ट का जो हीरो होता है उसको बोलते हैं मन्यम वेरुडू। इसलिए अल्लूरी सीतारामा राजू का एक जो निकनेम है वो मन्यम वेरुडू के नाम से भी आपको काफ़ी बार क्वेश्चंस के अंदर में या आपका जो मटेरियल है उसके अंदर में आपको मिलेगा। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डीएमके के एक एमएलए के बारे में है, जिसको कि अरेस्ट किया गया है। डीएमके के जो एमएलए हैं उनका एक स्टेटमेंट था चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में। तो आप देखिए कि डिफामेटरी इस स्टेटमेंट को मानते हुए उनको अरेस्ट है वो कर लिया गया। इनके द्वारा हाई कोर्ट के अंदर में अप्रोच किया गया था कि एंटीसिपेटरी बेल है उनको दिया जाए, जिसको कि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट है वो किया है। एंटीसिपेटरी बेल इनको नहीं दिया गया और इनको फिर कस्टडी के अंदर में ले लिया गया है वहाँ का जो पुलिस अथॉरिटी है उनके द्वारा। अब आपको इसमें क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जब भी हम एमएलएज के बारे में रीड करते हैं तो उनको आप देखिए कि कुछ प्रिविलेज हुआ करते हैं, जैसे कि उनको अरेस्ट के रिगार्डिंग में भी कुछ प्रिविलेज हैं वो मिले हुए हैं। जब आप आर्टिकल 14 को रीड करते हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसके आप देखिए कि एक्सेप्शन के अंदर में या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, इनको जो प्रिविलेज मिले हुए हैं उनको एज ए हम एक्सेप्शन के रूप से रीड हैं वो किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 194 के अंदर में एमएलएज को भी जो प्रिविलेज हैं वो मिले हुए हैं, बट प्रिविलेज का मीनिंग ये नहीं है कि उनके द्वारा यहाँ पे किसी के अगेंस्ट में भी इस तरीके से स्टेटमेंट है वो दिया जाए। काफ़ी बार आपने प्रिविलेज के अंदर में रीड किया होगा कि एमएलएज को जो अरेस्ट है वो नहीं किया जा सकता। अरेस्ट उस दौरान में नहीं किया जा सकता अगर उनके द्वारा कोई सिविल क्राइम यहाँ पे कमिट किया गया है। सिविल क्राइम कमिट किया गया है, हाउस जो है वो सेशन के अंदर में है, और सेशन के बाद में भी आप देखिए कि 40 डेज का जो समय हुआ करता है उस दौरान में इनको अरेस्ट है वो नहीं किया जा सकता। बट क्रिमिनल केस के अंदर में अरेस्ट करने के रिगार्डिंग में किसी से परमिशन लेने का कोई रिक्वायरमेंट है वो नहीं होता है कि हाउस के जो स्पीकर हैं उनसे कोई यहाँ पे परमिशन है वो लेना है। तो क्रिमिनल केस के अंदर में यहाँ पे विदाउट कंसेंट या विदाउट परमिशन के बेसिस के ऊपर भी अरेस्ट हो सकता है एमएलए का। एमपी को जो प्रिविलेज मिले हुए हैं वो किस आर्टिकल के अंदर में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो आर्टिकल 105 के अंदर में जो प्रिविलेज हैं उनके बारे में मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो चाइना से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में है। तो आप देखिए कि पावर सेक्टर के अंदर में चाइना का कुछ फर्म्स हैं, चाइना के द्वारा बैक किया गया कुछ फर्म्स हैं जिनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया है। सेंटर ने समहाउ जो 2020 के समय जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए थे चाइना से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसको अब यहाँ पे रिलैक्स है वो किया गया है। रिलैक्स के अंदर में क्या किया गया, आप देखिए कि पहले गवर्नमेंट का एक यहाँ पे डिसीजन था कि हाँ ऐसे हमारे नाइबर कंट्री जिनसे हमारा एरिया शेयर होता है वहाँ से कोई भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो जो फर्म है जो इंडिया के अंदर में वर्क करेगा उसका इंडिया के अंदर में रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। उसको यहाँ पे रिलैक्स करते हुए इस तरीके से इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ किया गया है। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसको क्रिटिसाइज किए हैं इस डिसीजन को। उन्होंने कहा है कि 2020 में जो गलवान वैली के अंदर में क्लैश हुआ था हमारे सोल्जर और चाइना के सोल्जर्स के बिटवीन के अंदर में, और उस क्लैश के बाद में आप देखिए कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और अब इस समय चाइना के इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से यहाँ पे अलाउ करना। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में और आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। एक तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ही बारे में है जिसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, 2 मंथ का ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, 2 मंथ के रिगार्डिंग में वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकता है। हो सकता है उस एक्सेप्शन जो समय है उसको एक्सटेंड है वो भी किया जा सके। पावर सेक्टर के बारे में एक आपको यहाँ पे होमवर्क देते हैं कि पावर सेक्टर के अंदर में हमारा जो कंट्री है, क्या आप देखिए कि सरप्लस वे के अंदर में पावर प्रोड्यूस किया जाता है क्या हमारे कंट्री के द्वारा। तो स्टूडेंट्स हम नेपाल से भी जो पावर है उसको आप देखिए कि इंपोर्ट है वो किया करते हैं। नेपाल से भी पावर जो यहाँ पे जो पावर का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि नेपाल और भूटान का जो टोपोग्राफी है वो इस तरीके से है कि वहाँ पे हाइड्रो पावर का जो प्रोडक्शन है वो नेचुरल वे के अंदर में वहाँ पे हो सकता है। लिटिल बिट वहाँ पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जाए और वहाँ पे जो पावर का जनरेशन है काफ़ी इजी वे के अंदर में पॉसिबल है, क्योंकि टोपोग्राफी है वो हिली एरिया के अंदर में इसी तरीके से वहाँ पे वो सिचुएटेड है। तो एक बार इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि पावर सेक्टर के अंदर में हम सरप्लस वे में प्रोड्यूस करते हैं क्या किसी अदर कंट्री से हम यहाँ पे परचेज किया करते हैं क्या, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि रेडिकलाइज हो चुके थे
और जैसे मोहम्मद नाम का जो टेरर ग्रुप है उसके एज ए हैंडलर के रूप से, उसके एज ए एजेंट के रूप से वो काम किया करते थे। उनको गुजरात एटीएस ने यहाँ पे अरेस्ट किया है। अब ये पर्सन जो है वो गुजरात से रिलेटेड हैं, एक जो पर्सन है वो मध्य प्रदेश से भी रिलेटेड है, जिनको कि यूएपीए का जो एक्ट है उसके थ्रू यहाँ पे अरेस्ट वो किया गया। इनके पास में कुछ ऐसा लिटरेचर भी मिला है जो कि आप देखिए कि रेडिकलाइज होने के रिगार्डिंग में प्रूव करता है। ये हमारा जो अथॉरिटीज़ हैं उनके यहाँ पे एलिगेशन है, अरेस्ट के दौरान में बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो रेड फोर्ट का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि एक ब्लास्ट हुआ था अभी नवंबर के समय में, नवंबर दिसंबर के समय में ब्लास्ट हुआ था। और उस दौरान में एक टर्म है वो न्यूज़ के अंदर में था। टर्म जो न्यूज़ के अंदर में क्या था वो था वाइट कॉलर। वाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है वो न्यूज़ के अंदर में था। कुछ ऐसे लोग हुआ करते हैं जो कि प्रोफेशनली वे के अंदर में आप देखिए कि मेन स्ट्रीम के अंदर में कनेक्टेड हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बट सम हाउ वो अपना जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जो उनके बिलीफ हैं उसके थ्रू या ऑनलाइन उनके इस तरीके से कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके थ्रू वो रेडिकलाइज होते हैं, किसी ना किसी तरीके से टेरर एक्टिविटी के अंदर में उनका लिंकेज हुआ करता है। और उस रेड फोर्ट के अंदर में जो ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट एरिया के अंदर में, उसके बाद में आप देखिए कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लिए थे, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे नंबर के थ्रू ही उसके अंदर में ज्वाइनिंग होगा, ईमेल आईडी के थ्रू जो ज्वाइनिंग है वो नहीं होगा। अभी रिसेंटली आप देखिए कि व्हाट्सअप के द्वारा जो फ्रॉड का वहाँ पे कंसर्न को रेज किया गया था, जो यूज़र नेम इंट्रोड्यूस किया था व्हाट्सअप ने, यूज़र नेम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, इसके थ्रू फ्रॉड इंक्रीज हो सकता है, इलीगल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती हैं। और ऐसा ही टेलीग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी नोटिस है वो भेजा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये आपका जो यूज़र नेम का जो कॉन्सेप्ट है, जो डायरेक्टली नंबर के साथ में लिंकेज ना होते हुए यूज़र नेम को ही यूज करते हुए लोग हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या ये जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रॉड को तो प्रमोट नहीं करता है? उनसे उन जो प्लेटफॉर्म का जो अथॉरिटी है उनसे क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो ये यहाँ पे जो टेरर मॉड्यूल है उसके बारे में है। एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको यूएपीए एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यूएपीए एक्ट के थ्रू आप देखिए कि लोगों को इसी के ऊपर में जो अरेस्ट किया जाता है, इसी के बेसिस के ऊपर चार्ज है वो किया जाता है। मणिपुर का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने रिव्यू किया है कि वहाँ पे कैसे पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किया जा सके। मणिपुर के बारे में जब भी कोई न्यूज़ मेंशन होता है तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए। एक तो वहाँ पे आप देखिए कि जो लार्जली जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मैती नाम का लैंग्वेज होती है। तो क्या जो मित्ती या जो मणिपुरी लैंग्वेज है वो हमारा शेड्यूल 8 के अंदर में आया करता है। शेड्यूल 8 जिसके अंदर में 22 लैंग्वेज हैं। आप देखिए कि जब शेड्यूल 8 के अंदर में ओरिजिनली जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो 14 हुआ करती थी, और बाद में जो 8 लैंग्वेज हैं उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। जैसे कि सबसे पहले 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिंधी ऐड होता है। फिर आप देखिए कि कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है, उसको बाद में ऐड किया गया। और उसके बाद में आपको 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू BDMS मिलेगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इस तरीके से जो 8 लैंग्वेज हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हुई हैं। क्या स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो शेड्यूल 8 का पार्ट है क्या? इंग्लिश लैंग्वेज भी शेड्यूल 8 का पार्ट है। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में जो 2 लैंग्वेज जो हैं जो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग में भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो न्यूज़ के अंदर में है, उसको भी आज के न्यूज़पेपर के अंदर में ग्राउंड रिपोर्ट आया है वहाँ पे हम रीड करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के बारे में मेंशन है। अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हुआ है और उसके अंदर में जो 12,000 के आसपास जो पर्सन हैं वो गए हैं फर्स्ट डे के दौरान में ही, तो उनके नंबर्स को यहाँ पे बताया गया है, फ़ोटो के थ्रू शो किया गया है। अमरनाथ यात्रा बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे हुआ करता है, और वहाँ पे आप देखिए कि नेचुरल वे के अंदर में लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड जो शिवलिंग बना करता है जिसको वर्शिप किया जाता है, जो पिलग्रिमेज के लिए जो लोग जाया करते हैं वहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जब हम रीड करते हैं तो वहाँ पे आप देखिए कि जब आप इनिशियल पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री को जब आप रीड करोगे तो वहाँ पे कुछ हिंदू डायनेस्टी हैं उनका भी रूल हुआ करता था। जैसे कि ललित आदित्य मुक्तापिदा नाम के एक रूलर हुआ करते थे जो कि उत्पाला डायनेस्टी से वहाँ पे बिलोंग करते थे। फिर वहाँ पे क्वीन डिड्डा हैं, उनके बारे में भी आपने अपना मेडिवल हिस्ट्री का बुक में रीड किया होगा। तो इस तरीके से वहाँ पे हिंदू रूलर्स हैं वो भी रहे हैं। जब जम्मू एंड कश्मीर हमारे यहाँ पे इंक्लूड होता है तो उस समय भी आप देखिए कि जो राजा हरी सिंह वहाँ पे हुआ करते थे, डोगरा डायनेस्टी के रूलर हैं, वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्टूडेंट्स यहाँ पे केयर गिवर का जो एक्शंस हैं उनके बारे में।
कि आईटी फर्म्स के अंदर में जो क्रेचे जो बनाया जाता है, जो झूला जो बनाया जाता है, झूला बेसिकली क्यों बनाया जाता है, जो न्यू बॉर्न बेबी है और वो जो एम्प्लॉई हैं वो ऑफिस के अंदर में आया करते हैं, तो आपने जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू भी रीड किया होगा कि 1961 का जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, जिसको 2017 के समय अपग्रेड किया गया था, और जो नंबर ऑफ पेड लीव्स हैं उनको भी इंक्रीज किया गया था। 26 वीक्स का जो पेड लीव्स हैं उसके अंदर में कर दी गई थी। 26 वीक्स के अंदर में भी आप देखिए कि कंडीशन है कि 8 वीक का जो लीव है वो आपको जो डिलीवरी है उससे पहले मिलेगा, ज़्यादा दिन का जो लीव है वो डिलीवरी से पहले है वो नहीं मिलेगा। और जब एम्प्लॉय यहाँ पे कम्प्लीटली लीव जो उनका कंप्लीट हुआ है उसके बाद में आप देखिए कि ऑफिस के लिए अगर आते हैं, वर्क फ्रॉम होम नहीं करते हैं, ऑफिस के लिए अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पे जो झूला बनाने का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशन जो हैं जहाँ पे 50+ एम्प्लॉय वर्क किया करते हैं, 50 या मोर देन 50 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो वहाँ पे झूला है वो बनाया जाएगा। और जो एम्प्लॉय को वहाँ पे समय भी दिया गया है कि एक दिन के अंदर में 4 बार उस झूले को वो अप्रोच कर सकते हैं, अपना जो बेबी है उनको केयर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो केयर गिवर के द्वारा जो अब्यूज़ किया गया था, अब उनको अरेस्ट है वो कर लिया गया है, उसके बारे में ये यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो राम टेम्पल के बारे में है। राम टेम्पल डोनेशन का जो केस है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है कि आप देखिए कि जो इसको फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो उसके ऊपर कम्प्लीटली जो ट्रस्ट है वो शो किया गया है। ट्रस्ट के जो अकाउंट्स हैं उनका री ऑडिट यहाँ पे होगा। ऑडिट के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ हमने कल या परसों के न्यूज़पेपर में रीड किया था कि दिल्ली के वहाँ पे कुछ डिस्कॉम्स हैं, दिल्ली के वहाँ पे कुछ डिस्कॉम हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में होते हैं। उनको आप देखिए कि कैग के थ्रू ऑडिट करने के लिए कहा गया था कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उनको ऑडिट करेंगे। फिर उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है कि कैग के द्वारा उसका ऑडिट है वो नहीं किया जाएगा और उसके रिगार्डिंग में कुछ डिसीजन का जो डेवलपमेंट है वो होगा। ये सेकंड पेज के ऊपर में मेंशन था दिल्ली के रिगार्डिंग में वो जो न्यूज़ है, कैग का जो डिस्कॉम्स को ऑडिट करने का जो स्टे किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डिस्कॉम्स के बारे में जब भी मेंशन होता है आपको एक जो हमारे जो डिस्कॉम हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया करते हैं, आप देखिए कि कंटिन्यूस लॉस मेकिंग के अंदर में हुआ करते हैं डिस्कॉम्स, तो उनको रिवाइवल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव है वो चलाया था, एक स्कीम चलाया था जिसका नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो डिस्कॉम जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग में उसको कैसे ऐसे ऐसे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है वो बनाया जाए, उनको कैसे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बनाया जाए, लॉस से उनको आप देखिए कि रिमूव किया जाए, लॉस का वहाँ पे रिड्यूस हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में है। दिल्ली का ये एडवर्टाइजमेंट है और आप देखिए कि अभी हमने जो कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखा जिसमें हमने फ़ोटोज़ के बारे में देखा है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का फ़ोटो को यूज किया गया है और दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उनके फ़ोटो का। दिल्ली वैसे तो आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, बट वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इस्टेब्लिशमेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये डिसीजन है वो लिया गया था। वहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे आप देखिए कि जो मिनिस्टर बनने का हमारे यहाँ पे स्टेट्स में जो एक जो नंबर हुआ करता है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कि असेंबली का जितना भी स्ट्रेंथ है उसके टोटल 15% लोगों को एज ए मिनिस्टर बनाया जाएगा। दिल्ली के अंदर में ये जो नंबर है वो 10% का ही है कि दिल्ली में 70 टोटल सीट हैं, तो 6+1 की एक चीफ मिनिस्टर होगा और 6 लोग हैं उनको मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट आपको दिल्ली के बारे में क्या पता होना चाहिए। स्टेट लिस्ट के आप देखिए कि 3 ऐसे भी सब्जेक्ट है जो कि वहाँ पे दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उसके डोमेन के अंदर में नहीं आया करते हैं। एक तो स्टूडेंट्स पुलिस का सब्जेक्ट है, एक तो पुलिस है। एक आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में जो ज़मीन आया करती है वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, जो कि हमारा अर्बन डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्री है हाउसिंग का उसके अंडर में ये हुआ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है। और थर्ड यहाँ पे स्टूडेंट जो पब्लिक ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग में भी जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिया करती है। तो 3 स्टेट लिस्ट के ऐसे सब्जेक्ट हैं, लैंड है, पुलिस है और पब्लिक ऑर्डर है, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं है। अब ये एडवर्टाइजमेंट में क्या पब्लिश किया गया है, ये पब्लिश किया गया है कि दिल्ली के अंदर में जो एयर है उसको कैसे क्लीनर किया जाए। नया जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एक पॉलिसी लाया गया है।
अभी हमने कुछ दिनों पहले भी इसके बारे में रीड किया था कि दिल्ली के वहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो पॉलिसी है उसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं। कंट्री के अंदर में जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का अडोप्शन का जो परसेंटेज है वो 8% है। दिल्ली के अंदर में ये जो नंबर है वो 14% है। दिल्ली में ये जो नंबर है वो 14% के पास में एग्जिस्ट करता है। इस वजह से आप देखिए कि फिर से एक नया स्कीम आया है जिसके अंदर में यहाँ पे कैसे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनका यूज है वो इंक्रीज हो सके, कैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट किया जाए। तो 32,000 के आसपास ऐसे जो पब्लिक चार्जिंग पॉइंट है उनको भी डेवलप किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो यूज़ है वो लोग यहाँ पे करें, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एग्जिस्टेंस में आए। और आप देखिए कि यहाँ पे जो कोई पुराने व्हीकल हैं उनको भी यहाँ पे डिपॉजिट करते हुए इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जो पर्सन परचेज कर सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सब्सिडाइज करने के बारे में भी मेंशन है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज ये होता है, क्या स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो व्हीकल्स से होने वाला जो पोल्यूशन है क्या वो लार्जर वे के अंदर में एयर के पोल्यूटेंट के रूप से जो वर्क है वो करता है या उसमें कंट्रीब्यूट करता है। आप देखिए कि जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, व्हीकल से जो पोल्यूशन हुआ करता है वो यहाँ पे जो एक लार्जर वे के अंदर में स्पेशली जो PM2.5 है उसका जो कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एयर को पोल्यूटेंट है वो किया करता है, एयर को पोल्यूट है वो करता है। हमारा जो एक कमीशन है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, जिसमें दिल्ली और उसके आसपास के जो स्टेट हैं, जिसमें राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है, उनको भी इंक्लूड किया गया था इस कमीशन के अंदर में, जिससे कि एक कलेक्टिव वे के अंदर में डिसीजन लिया जा सके क्लीन एयर के रिगार्डिंग में। और एक आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक इनिशिएटिव भी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसका भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जो सिटीज़ हैं उनके एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव है वो किया जाए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आसाम के अंदर में टाइगर्स का जो संख्या है उसके बारे में है। आसाम के यहाँ पे आप देखिए कि 4 टाइगर रिजर्व हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आसाम के वहाँ पे कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक जो टाइगर रिजर्व का नाम है नामेरी, नामेरी टाइगर रिजर्व है, जो कि आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश का भी एक टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कौन सा टाइगर रिजर्व है? पक्के, पक्के है या पाके है, ये नेम का प्रोनाउंसिएशन एक बार आप देखना। तो नामेरी का जो एरिया है इसके साथ में बाउंड्री है वो शेयर करता है। पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में, लास्ट 3 ईयर के दौरान में नामेरी के अंदर में जो टाइगर्स का जो संख्या है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, उसी को मेंशन है वो किया गया। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जो आसाम के अंदर में 4 टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं। तो 4 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स एक तो नामेरी हुआ, इसके अलावा आप देखिए कि काजीरंगा है जहाँ पे टाइगर्स का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स के अंदर में है। काजीरंगा के अलावा स्टूडेंट्स मानस नाम से भी टाइगर रिजर्व है, मानस जो कि नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और एक ओरांग नाम से एग्जिस्ट वो करता है, एक ओरांग नाम से एग्जिस्ट वो करता है। काजीरंगा और मानस नाम का जो टाइगर रिजर्व है जो कि यूनेस्को का भी कैटेगरी में आया करते हैं। यूनेस्को आप देखिए कि नेचुरल कैटेगरी के अंदर में भी साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो उसके अंदर में हमारे यहाँ पे 7 साइट्स हैं जो कि नेचुरल कैटेगरी में आया करती हैं। एक मिक्स कैटेगरी भी है, कंचनजंगा जो है वो मिक्स कैटेगरी में हुआ करती है। तो यूनेस्को का जो 7 नेचुरल कैटेगरी हैं उसमें दो दो तो आप देखिए कि 2 साइट जो हैं काजीरंगा और मानस का, वो तो आसाम के वहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो ये आसाम के बारे में मेंशन था, टाइगर्स का संख्या है वो इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस नामेरी के अंदर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है सोनाई रुपाई। सोनाई रुपाई नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोनाई रुपाई या रुपाई नाम से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे टाइगर्स का संख्या है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हुआ था, बट इस इनिशिएटिव की वजह से वहाँ पे भी जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। टाइगर क्या हमारा यहाँ पे जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाम से हम एक इनिशिएटिव चलाया करते हैं, क्या उसके अंदर में टाइगर आया करता है? यस स्टूडेंट्स, उसके अंदर में टाइगर आता है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर में आप देखें इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है बिग कैट्स को कंजर्व करने के रिगार्डिंग में। तो ऐसे भी 2 बिग कैट हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। एक तो बिग कैट है बेसिकली प्यूमा नाम से है, जो लैटिन अमेरिका और अमेरिका के जो नॉर्दर्न अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे मिला करता है। और एक नाम है जैगुआर। तो प्यूमा और जैगुआर हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। प्यूमा का तो आपने आप देखे कि डेट शूज़ हैं वो भी देखे होंगे। प्यूमा के जो आप देखे कि जो टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट आया करते हैं, प्यूमा और जैगुआर हैं, 2 ऐसे जो स्पीसीज़ हैं वो नहीं मिलते हैं इंडिया के अंदर में।
क्या क्या मिला करता है बिग कैट के अंदर में? बिग कैट में टाइगर है, लोयन है, ल्यूपार्ड है, स्नो ल्यूपार्ड है, चीता है, उनका प्रेजेंस है वो इंडिया में होता है। चीता आप देखिए कि एशियाटिक चीता हमारे यहाँ पे नहीं थे, पहले तो हुआ करता था नंबर, फिर हमारे यहाँ पे नंबर डिसअपियर हो गया, उनका एक्सटेंशन के अंदर में वो आए हैं। एशियाटिक चीता प्रेजेंट समय में ईरान के वहाँ पे मिलते हैं, ईरान के वहाँ पे तो उनका प्रेजेंस है, बट इंडिया के अंदर में उनका प्रेजेंस है वो नहीं है। फिर हम जो चीता हम लेके आए हैं वो अफ्रीकन चीता हैं, जो कूनो का एरिया है वहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस है वो किया गया है। तो ये हमने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और हमने जट जो वाइल्ड लाइफ है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ न्यूज़ है उनको देखा। फिर आप देखिए कि मलयालम का जो मूवी इंडस्ट्री है सदर्न पार्ट में, जो केरल के वहाँ पे मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, और जो जो ओरिजिनली मलयालम हुआ करती थी एंशियंट समय का, जो कि हमारे यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज भी है। आप देखिए कि मोहनलाल नाम से काफ़ी फेमस एक्टर हैं जिनको रिसेंटली दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार हमारा मूवी सेक्टर का हाईएस्ट अवार्ड है वो हुआ करता है। तो जो मोहनलाल है उनके वहाँ पे एक जो एलिफेंट का आइवरी हुआ करता है उसका प्रेजेंस था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक एमनेस्टी का नाम से स्कीम चलाया गया कि अगर कोई पर्सन है जिनके पास में कुछ प्रेजेंस है तो उनका डिपॉजिट कर सकते हैं। उन्होंने आप देखिए कि अपना जो आइवरी है उसको यहाँ पे बताया है, उसके बारे में मेंशन है वो किया है। तो ये उसके बारे में था, वाइल्ड लाइफ के बारे में है। वाइल्ड लाइफ कोई भी यहाँ पे जो एनिमल है उसके प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट करना हाउस के अंदर में, उसको वाइल्ड लाइफ क्राइम के रूप से कंसिडर है वो किया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया करता है। इसके अलावा आप देखिए कि उसका अगर इलीगल वे के अंदर में ट्रैफिकिंग है, क्योंकि काफ़ी बार लोग हैं अपना गुड विल के लिए, गुड यहाँ पे फॉर्च्यून के लिए, या आप देखिए कि ब्लैक मैजिक के अंदर में किसी मेडिसिन में यूज करने के लिए लोग उनको यूज हैं वो करते हैं, उनको परचेज भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ही अमेंड करते हुए 2006-07 के समय में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नाम का एक इंस्टीट्यूशन है उसको सेटअप किया गया था। उसका अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि इलीगल जो ट्रैफिकिंग है वाइल्ड लाइफ का उसको कंट्रोल है वो करना। और इसको सेटअप किस एक्ट को अमेंड करके हुए किया गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसी को अमेंड करते हुए इसको इस्टेब्लिश वो किया गया था। जब टाइगर्स के बारे में हम रीड करते हैं तो उसका एक हाईएस्ट जो बॉडी हुआ करता है उसका नाम क्या है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो आप देखिए कि उसका भी जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2005 के समय में, वो इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसी को अमेंड करते हुए ये जो NTCA नाम का जो बॉडी है उसको भी क्रिएट किया गया था। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे बीच एरिया के बारे में मेंशन है। एक तो लो प्रेशर एरिया भी क्रिएट हुआ है बे ऑफ बंगाल के वहाँ पे रिसेंटली, जो IMD ने उसको इंडिकेट है वो किया है। तो हो सकता है कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है तो वहाँ पे मानसून का मूवमेंट हो, वहाँ पे अच्छा बारिश है वो रिसीव हो। तो यहाँ पे बीच एरिया का एक फ़ोटो है, उसको बताया गया कि कैसे लोग वहाँ पे पहुँचे हैं एंजॉय करने के लिए। जब भी हम बीच एरिया के बारे में देखते हैं, जब भी हम बीच एरिया के बारे में रीड करते हैं, तो बीच एरिया को आप देखिए कि ब्लू फ्लैग का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। बीच एरिया को किसका सर्टिफिकेट दिया जाता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है वो इश्यू हुआ करता है। ये सर्टिफिकेट कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है? तो फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन कंट्री का है, शायद ये स्वीडन का है। वो उनके द्वारा ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेट है बीच एरिया को देते हैं जिन्होंने अच्छे से अपना सस्टेनेबल मैनेज किया हो, वाटर का अच्छे से मैनेज किया हो टूरिज्म के रिगार्डिंग, और वेस्ट का अच्छे से उनका कलेक्शन का कॉन्सेप्ट हो, उसके डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता हो। फिर आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर में मैंगो का एक वेराइटी हुआ करती है तोतापुरी, और तोतापुरी जो वेराइटी है उसके थ्रू जो फार्मर्स को जो इश्यू हुआ है, जो वहाँ पे उसका जो प्रॉपर मनी है वो नहीं मिल पाया, उसका जो प्रॉपर प्रोडक्शन में भी जो इश्यू आया है, तो हमारा जो ICR नाम का जो इंस्टीट्यूशन होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने एक टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया है। टीम का अल्टीमेट पर्पज़ क्या है? फार्मर्स से वो मिलेंगे, क्यों वहाँ पे कंसर्न हुआ है तोतापुरी मैंगो के रिगार्डिंग में, उसको एग्जामिन है वो किया जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको तोतापुरी मैंगो का वैरायटी के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे मिलती है। हो सकता है एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन ना भी आए, बट आपको जस्ट एज ए जनरल नॉलेज, जस्ट एज ए अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे वो मैंगो का जो वैरायटी आया करता है। और काफ़ी सारी वैरायटी हैं, आप देखिए कि एक जर्दालू भी मैंगो का वैरायटी होता है, एक अल्फांजो का भी मैंगो का वैरायटी है, दशहरी भी होता है, केसर भी हुआ करता है। ऐसे अलग अलग वैरायटी हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मैंगो के। और
इंडिया के अंदर तो आप देखिए कि मैंगो जो है वो डिप्लोमेटिक वे में भी यूज होता है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही डिप्लोमेटिक वे में नहीं यूज होता है। आप देखिए कि जो साउथ एशिया का जो रीजन है यहाँ पे मैंगो को डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के डेलीगेशन को मैंगो का जो वैरायटी है उसको गिफ्ट करता है। रिसेंटली हमने ही आप देखिए कि न्यूज़पेपर में ही रीड किया था कि जो बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उन्होंने हमारे जो वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के अलावा आप देखिए कि हमारे जो त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको मैंगो हैं वो सेंड किए थे एक जेस्चर के रूप से कि जिससे कि जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो। तो कौन सा मैंगो उनके द्वारा सेंड किया गया था? हिम सागर नाम का एक मैंगो का वैरायटी है बांग्लादेश के वहाँ पे, और एक अमरपाली एक वैरायटी और हुआ करती है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, चांसेज काफ़ी कम है कि ऐसे मैंगो वैरायटी से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है जो वल्चर के बारे में है। वल्चर का आप देखिए कि जो कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़ रीड किया था उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जैसे जो रेडियो टेलीमेट्री है उसके द्वारा कैसे वल्चर का जो लाइफ है उसको सेव करने में हेल्प किया गया है। कैप्टिव ब्रीडिंग के अंदर में कुछ वल्चर्स को आप देखिए कि जो वहाँ पे उनको नर्चर किया गया था, उनको डेवलप है वो किया गया था, मीन्स कंजर्व किया गया था, और बाद में उनको वाइल्ड लाइफ एरिया के अंदर में इंट्रोड्यूस करने का भी एक प्लान है कि वल्चर्स को कैप्टिव ब्रीडिंग के अंदर में कंजर्व किया जाए और बाद में उनको वाइल्ड एरिया के अंदर में इंट्रोड्यूस है वो कर दिया जाए। वल्चर्स का बेसिकली रोल क्या है? वल्चर्स बेसिकली आप देखिए कि नेचुरल स्क्वेंजर हुआ करते हैं कि कोई भी यहाँ पे वेस्ट है उसको यहाँ पे आप देखिए कि वेस्ट को डिकम्पोज करने के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे जो फार्मर जो हैं, फार्मर्स के द्वारा आप देखिए कि एक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड है उसको यूज किया जाता था, उसका नाम है डेक्लाफिनोक। डोक्लाफिनोक है या डेक्लाफिनोक है, ऐसा एक उसका नेम है। तो उसको जब यूज किया जाता था और उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एनिमल कंज्यूम करता था, उसका डेथ होता था, उसके बाद में ये नेचुरल स्क्वेंजर हैं उसको जब वो उसका डेड बॉडी को ये कंज्यूम करते थे ये वल्चर, तो इनका जो किडनी के अंदर में फेलियर होता था, इनका किडनी है वो फेलियर करता था। बाद में आप देखिए कि गवर्नमेंट ने जो डेक्लाफिनोक है उसको भी जो बैन है वो किया था कि उसको यूज नहीं किया जाए, जिससे कि यहाँ पे वल्चर्स का डेथ ना हो, क्योंकि नेचुरल स्क्वेंजर्स का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ के अंदर में भी इकोसिस्टम का जो मेन फंक्शनिंग के अंदर में भी इनका जो प्रेजेंस होना है वो बहुत ज़रूरी है। अलग अलग वैरायटी के हमारे यहाँ पे वल्चर है वो पाए जाते हैं, डिफरेंट वैरायटी के अलग अलग रीजन के अंदर में उनका प्रेजेंस वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, ये एडिटोरियल्स के बारे में है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मेंशन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज है वो ना किया जाए, किसके अंदर में ना यूज किया जाए, उसको जुडिशियल जो प्रोसेस है उसके अंदर में, और जुडिशियल प्रोसेस के अंदर में इसको यूज करने को एज ए क्रिमिनल मिसकंडक्ट के रूप से कंसिडर है वो किया जाए। तो ये ऑलरेडी इस न्यूज़ को हम रीड कर चुके हैं कल के न्यूज़पेपर के अंदर में, फ्रंट पेज के ऊपर ये न्यूज़ था, उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो नहीं होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जस्टिस है वो नहीं होना चाहिए, और ओवरऑल जुडिशियल प्रोसेस को यहाँ पे कैसे इम्प्रूव है वो किया जाए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बेसिकली स्टूडेंट्स कैंसर एज ए डिजीज़ के बारे में, कि कुछ हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं, रिसेंटली तेलंगाना के द्वारा उस लिस्ट को ज्वाइन किया गया कि कैंसर को एज ए आप देखिए कि नोटिफिकेबल जो डिजीज़ है वो बताया गया है कि उसका जब डिजीज़ का आउटब्रेक हो तो उसको प्रॉपर वे में एग्जामिन है वो किया जाए, प्रॉपर उसका आप देखिए कि डायग्नोज होना, समय के साथ में डायग्नोज होना है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो नोटिफिएबल जो डिजीज़ है वो कैसे यहाँ पे इसको नेशनल लेवल के ऊपर में एक वे फॉरवर्ड को ये क्रिएट करता है कि कैंसर को इस तरीके से इस डिजीज़ का जो लिस्ट है उसके अंदर में ऐड किया गया है, वो कैसे यहाँ पे एक नया वे फॉरवर्ड है, नया जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्रिएट करता है। उसके रिगार्डिंग में अवेयरनेस का जो प्रोसेस है वो क्रिएट होगा, अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट होगा। सेकंड आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा इसके डायग्नोज अर्ली फेज में जो डायग्नोज हो सके, इसका जो ट्रीटमेंट है वो इजीली वे के अंदर में मिल सके, इसके जो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस में आ सकेगा ये प्रोसेस जो एक पॉजिटिव रिजल्ट को क्रिएट है वो करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर में। अब आप देखिए कि सीबीएसई का जो 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है, सीबीएसई स्कूल, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उनका स्कूल हुआ करती हैं, उसके अंदर में एक 3 लैंग्वेज के फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट वो किया जाए, 6th क्लास से ही इम्प्लीमेंट किया जाए।
किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है 2020 का, उसके अकॉर्डिंग में क्या है यहाँ पे 2 लैंग्वेज जो है वो आपको इंडियन ओरिजिन का यहाँ पे चूज करना होगा। 2 लैंग्वेज आपको इंडियन ओरिजिन का चूज करना होगा और एक आप फॉरेन लैंग्वेज है उसको इंक्लूड है वो कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो इंग्लिश है उसको एज ए इंडियन लैंग्वेज के रूप से नहीं कंसिडर किया गया है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हमारा जो 22 लैंग्वेज आया करती हैं शेड्यूल लैंग्वेज, जो कि शेड्यूल 8 के अंदर में है, उसका पार्ट भी है, उसका भी पार्ट है, शेड्यूल 8 का भी पार्ट है, बट इसको इंग्लिश को एज ए फॉरेन लैंग्वेज के रूप से कंसिडर किया गया। अब हमारे यहाँ पे स्कूल में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि पर्सन जो है एक तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, हमारा जो इंडियन लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज लार्जली वे में हिंदी होगा या कोई संस्कृत होगा किसी एरिया के अंदर में, और आप देखिए कि फिर एक फ़ॉरेन लैंग्वेज जैसे जर्मन कर लिया गया, जैसे फ्रेंच कर लिया गया, तो इस तरीके से लैंग्वेज है उनको यूज है वो किया जाता है, इवन हमारा जो अर्लियर क्लासेज हैं वहाँ से ही। अब ये यहाँ पे क्या कंसर्न को क्रिएट करता है, ये जो डिसीजन है इसको आप देखिए कि कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है अभी गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग में, कुछ जो हायर क्लासेज हैं उनके रिगार्डिंग में रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया है। फ़ॉरेन लैंग्वेज का इस तरीके से लिमिट करना कि इंग्लिश को एज ए फ़ॉरेन लैंग्वेज के रूप से कंसिडर किया जाएगा, तो नया लैंग्वेज लर्निंग करने का जो अपॉर्चुनिटी है, जो अदर कंट्री का लैंग्वेज को लर्न करने का जो अपॉर्चुनिटी है उसको ये रिड्यूस करता है। फिर यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज को जो सीखने वाले एनरोल करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 1.5 लाख हैं। फिर आप देखिए कि कोस्ट ऑफ कंपल्सन है वो इम्पैक्ट करेगा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना है, तो जो टीचर्स उसके रिक्रूट हुआ करते थे नए टीचर यहाँ पे लाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हर्डल है, उसको भी यहाँ पे स्कूल पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है कि कोस्ट ऑफ कंपल्सन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल है उसको ये कैसे क्रिएट करेगा, जो भारतीय 2 भाषा हैं जिनको यहाँ पे यूज है वो करना है। अभी कुछ सेक्टर्स में रिलैक्सेशन है, जैसे कि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी हुआ करती हैं उनके जो स्टूडेंट्स, उनके जो चिल्ड्रंस इंडिया में जो पढ़ा करते हैं CBSE स्कूल्स के अंदर में, तो वहाँ पे आप देखिए कि वो इजीली एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को यूज करेंगे, उनके द्वारा इंग्लिश वहाँ पे रहेगा और हिंदी जो इंडियन लैंग्वेज है उसको वो लर्न है वो किया करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है उसके कंसर्न्स के बारे में है। नेक्स्ट आप देखिए कि लद्दाख के बारे में मेंशन किया गया है कि लद्दाख का जो डिस्कशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में कि कैसे वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट हो, और लद्दाख का डिमांड ये है कि जैसे आर्टिकल 371 इसके अंदर में अलग अलग प्रोविज़न है ABCD इस तरीके से। तो आप देखिए कि आर्टिकल 371 के अंदर में जो स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं कुछ स्टेट्स को, जिसमें महाराष्ट्र गुजरात भी है और भी काफ़ी सारे स्टेट हैं, सिक्किम भी है, आंध्र प्रदेश भी है, गोवा भी है, तो उसी तरीके से लद्दाख को भी एक फ्रेमवर्क है वो दिया जाए, एक फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश वो किया जाए। तो ये उसके बारे में डिस्कशन है, डिस्कशन कंटिन्यूस यहाँ पे हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख का जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बिटवीन के अंदर में। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना के बारे में। चाइना ने ऑब्जेक्ट किया है कि इंडिया और जापान को अपना रिलेशन को डेवलप करना है तो किसी थर्ड कंट्री को टारगेट करते हुए यहाँ पे डेवलप है वो नहीं होना चाहिए। कल के न्यूज़पेपर के अंदर में हमने रीड किया था, एक तो इंडो पैसिफिक को आप देखिए कि शेयर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रूप से प्रमोट किया गया है। जापान के जो पॉलिटिकल लीडर इंडिया के लिए आए थे और वहाँ पे चाइना को काउंटर करने के बारे में भी उस स्टेटमेंट में मेंशन था कि चाइना को जापान का आप देखिए कि पुश है कि चाइना को किसी ना किसी तरीके से काउंटर है वो किया जाए। तो चाइना ऑब्जेक्ट करेगा, हमेशा इस तरीके से ही होता है, जब भी ऐसा कोई डिप्लोमेटिक विजिट होगा तो जो अदर कंट्री है जिसको कंसर्न है वो उसको ऑब्जेक्ट है वो करता है। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट तीस्ता के बारे में है, अभी रिसेंटली बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो चाइना के विजिट के लिए गए थे और वहाँ पे तीस्ता रिवर के बारे में डिस्कशन है वो किया गया। तो तीस्ता का जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको इंडिया यहाँ पे कंसिडर करेगा, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं। हो सकता है चाइना और बांग्लादेश का जो ये डिस्कशन है उसी को देखते हुए इंडिया और जापान ने इस तरीके से जो मेंशन यहाँ पे किया हो जिसको चाइना ने ऑब्जेक्ट किया है। तीस्ता रिवर हमारे कौन कौन से स्टेट्स में फ़्लो करता है, एक तो सिक्किम के वहाँ पे उसका फ़्लो है, सिक्किम के वहाँ पे तीस्ता रिवर का फ़्लो है। सेकंड आप देखिए कि जो फ़्लो है वो वेस्ट बंगाल के वहाँ पे है, 2 स्टेट्स के अंदर में ही इसका फ़्लो है वो हुआ करता है इंडिया के अंदर में। फिर ये बांग्लादेश को एंटर है वो करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो जज के बारे में है कि जज के द्वारा जो काऊ विजिलेंटिज्म है, जो मॉब लिंचिंग के जो पर्सन है उनके अगेंस्ट में जो जजमेंट दिया गया है, अब उन जज को भी प्रोटेक्शन है वो दिया जाए। हाई कोर्ट ने इसको कंसिडर किया है कि उन जज को थ्रेट है वो यहाँ पे
है कि उनके द्वारा जो जजमेंट डिलीवर किया गया, वर्डिक्ट जो डिलीवर किया गया, उसके रिगार्डिंग में उनको जो थ्रेट है तो ये हाई कोर्ट के द्वारा उसको कंसिडर है वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको हेड कौन करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हेड किया करते हैं। मिलिट्री के नए परचेज को यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है इस काउंसिल के द्वारा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, हेड कौन करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो इसको हेड किया करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बेसिकली स्टूडेंट्स इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। आप देखिए कि जब पहलगाम का टेरर अटैक होता है उसके बाद में इस इंडस वाटर ट्रीटी को एक्टिव स्टेट के अंदर में इंडियन अथॉरिटीज़ ने नहीं रखा है। इंडियन अथॉरिटीज़ का एक तो आप देखिए कि हमारा कोशिश ये है कि मैक्सिमम इसके वाटर को हम यूटिलाइज करें, क्योंकि हमारे एरिया से वाटर है वो फ्लो करता है। 1960 के समय जब ट्रीटी एस्टेब्लिशमेंट में आया था इंडस रिवर सिस्टम की रिगार्डिंग में, तो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा है, इंडस है, चेनाब है और झेलम है। और हमारे यहाँ पे कौन कौन सा है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। कल भी हमने ब्यास के बारे में देखा था। तो आप देखिए कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो पाकिस्तान को दिया गया, बट उसका मीनिंग ये नहीं है कि इंडिया उनका वाटर को यूज नहीं कर सकता। इंडिया रन ऑफ द रिवर को, रिवर का जो ओरिजिनल वहाँ पे फ्लो है उसको बिना इम्पैक्ट करते हुए प्रोजेक्ट्स है वो लगा सकता है उन रिवर्स के वहाँ पे। तो अभी इंडिया ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान टेरर एक्टिविटी इंडिया के अगेंस्ट में करेगा तो इंडिया है वो इसके रिवाइवल के रिगार्डिंग में कोई डिसीजन है वो नहीं लेगा। एक राइटिंग के अंदर में भी कुछ डिस्कशन था कि हमारा जो डिप्लोमेसी है उसको ट्रैक के ऊपर में लाया जाए, इंडिया और पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक थिंग्स हैं। आप देखिए कि कितनी ही बार डिप्लोमेटिक जो डिस्कशंस हैं वो हुए हैं, बट बार बार एक ही इश्यू वहाँ पे हुआ करता है कि जो टेररिस्ट लोग हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे के थ्रू पाकिस्तान है वो सेंड करता है और इंडिया का जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट है वो किया करता है। तो पाकिस्तान के द्वारा कंटिन्यूस टेरर को एक्सपोर्ट करना इंडिया के लिए वो हमें इम्पेक्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने ये डिस्कशन लिया है कि इसको एक्टिव स्टेट के अंदर में नहीं रखा जाए इस ट्रीटी को यहाँ पे। फिर आप देखिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा फ़ॉरेन का जो फंड है, फ़ॉरेन फंड की रिगार्डिंग में जो उनका इन्वेस्टिगेशन है उसके फाइंडिंग्स को सीबीआई के साथ में ईडी है वो शेयर करेगा, सीबीआई के साथ में शेयर करेगा। जब हम इंटरपोल के बारे में रीड करते हैं, इंटरपोल आप देखिए कि जो इंटरनेशनल जो पुलिसिंग का जो एक कंसोर्टियम है, तो उसके अंदर में हमारा जो नोडल एजेंसी है वो सीबीआई है। सीबीआई हमारा नोडल एजेंसी के रूप से काम करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सम्मन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशली जो मेटा नाम का जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम आया करते हैं। कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो आपके वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे क्यों पब्लिश हुए हैं। जब गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के एडवर्टाइजमेंट हैं, कोई भी कंटेंट है जो चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड है वो नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके वहाँ पे इनका जो पब्लिकेशन है वो क्यों हुआ है, इसको सम्मन किया गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग में डिसीजन भी ले सकता है। आप देखिए कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे अगर उनके द्वारा कोई गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑब्जेक्शन है उसको इम्प्रूव है वो नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बारे में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप देखिए कि कोई भी यहाँ पे जो थिंग कहा जाता है या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो वो या प्रोटेस्ट भी किया जाता है, तो उसका ये कोई मीनिंग नहीं है कि गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट में कोई डिसीजन यहाँ पे ले। हर एक पर्सन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका यहाँ पे राइट है, जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को भी क्रिटिसाइज है वो कर सकता है। ये हाई कोर्ट के द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इसको ऑब्जर्व करते हुए कहा गया कि प्रोटेस्ट करना हर एक पर्सन का यहाँ पे राइट है, फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है। आप देखिए कि प्रोटेस्ट करना विदाउट आर्म्स के बेसिस के ऊपर में लोग हैं वो असम्बल हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स के बारे में है। हमारे यहाँ पे जो ई रिक्शा जो हुआ करते हैं, तो ई रिक्शाज का जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ब्लॉकेज करने के रिगार्डिंग में कुछ ऐप्स का जो वर्किंग है पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में वायरल था। तो अब आप देखिए कि गवर्नमेंट ने उन ऐप्स को यहाँ पे जो ऐप्स का जो प्लेटफॉर्म जो हुआ करते हैं, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल का जो प्ले स्टोर है, उनको डिसीजन दिया है कि इन ऐप्स को यहाँ पे ब्लॉक है वो किया जाए। बट कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि ऐप का जो काम करना क्या इससे कम होगा या रिड्यूस होगा क्या। आप देखिए कि ये जो एप्लीकेशन जो हैं वो विदाउट इंटरनेट के बेसिस के ऊपर भी वर्क किया करते हैं, तो ये वन ऑफ द कंसर्न है।
इश्यू क्या हुआ है? इश्यू ये हुआ है कि ई रिक्शाज को स्टॉप कर दिया जाता है। कहीं कहीं तो एक्सटोर्शन भी देखने के लिए मिला है कि किसी पर्सन के द्वारा ई रिक्शा को स्टॉपेज कर दिया गया इन ऐप्स के थ्रू। बाद में एक्सटोर्शन के अंदर में पैसे मांगी गई हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, जब आपका ये जो ई रिक्शा है उसको फंक्शनिंग है वो किया जाएगा। तो ये एक्सटोर्शन को भी शो करता है। इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। जो चार्ज हैं वो बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता है उसके अगेंस्ट में इन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में जो चार्ज हैं वो लगाए जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ई रिक्शा के बारे में एक पता होना चाहिए। हमारे कंट्री के अंदर में जो आप देखिए ई रिक्शाज को प्रमोट करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल के ऊपर में काम किया करते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पीएम ई ड्राइव स्कीम है वो चलाया था। पीएम ई ड्राइव स्कीम है वो चलाया गया था। उसी के थ्रू ई रिक्शा है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सब्सिडी है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था इसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए ई रिक्शा का? आप देखिए कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ करता है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सेफ्टी तो प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे जो उनका जो साइबर थ्रेट को क्या वो डील कर सकते हैं क्या ये व्हीकल यहाँ पे, तो उसका जो सेफ्टी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट है वो नहीं करता है ई रिक्शा के रिगार्डिंग में। जैसे कि इन एप्लीकेशंस के थ्रू उसका जो फंक्शनिंग है उसको ब्लॉकेज है वो किया गया। काफ़ी सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो है वो वायरल हुए थे। नेक्स्ट हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है कि हमें यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करना है, हमारे यहाँ पे इतना मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए कि $1 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट करने का जो हमारा टारगेट है उसको अगर हमें अचीव करना है तो हमारा जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का जो फर्म्स हैं उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा उसका मीनिंग क्या है कि उनको मोर यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का एक्टिविटी हैं उनको करना होगा। आप देखिए कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो लेबर का जो वर्किंग आवर है उसके रिगार्डिंग भी चेंज हुआ था। कुछ वर्कर्स का भी मूवमेंट हुआ था, जैसे नोएडा के वहाँ पे लार्जली उनको काम करवाया जाता है। जितना इन्फ्लेशन रेट है उतना उनका जो पैसा है वो नहीं बढ़ाया गया है। और हमारे कुछ बिजनेस पर्सनस हैं उन्होंने भी काफ़ी बार ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया के अंदर में जो वर्किंग आवर हैं वीकली बेसिस के ऊपर में वो इंक्रीज होने चाहिए अगर इंडिया को इन टारगेट्स को यहाँ पे अचीव करना है। अब देखिए कि टारगेट्स को आप अचीव कीजिए, टारगेट आप हाई रखिए कि आपको मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करना है, आपको मोर एक्सपोर्ट करना है, बट लेबर का जो वर्क है उसका भी यहाँ पे वेलफेयर है वो होना चाहिए, उसका भी वेलफेयर प्रॉपर वे के अंदर में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन एक मिशन भी एग्जिस्ट करता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है वो किसके अंडर में आया करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी के अंडर में ये वर्क करता है, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज है वो करना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है टी के बारे में। आप देखिए एक तो नॉर्मल टी को प्रोड्यूस किया जाता है, एक नया टी है यहाँ पे माचा नाम का इस टी का नाम है। हमारा फर्स्ट आसाम के अंदर में जो ई स्टेट है टी का, उनके द्वारा आप देखिए कि कंट्री का फर्स्ट कॉमर्शियली प्रोड्यूस माचा टी है उसको यहाँ पे सेल है वो किया गया है। माचा टी क्या हुआ करती है? हार्वेस्टिंग से कुछ दिनों पहले आप देखिए कि टी को इस तरीके से शेडिंग कर दिया जाएगा, उसको छाया के अंदर में रखा जाएगा कि टी का जो लीव्स हैं उनके अंदर में जो वहाँ पे जो एसिड है, अमीनो एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसका जो नंबर है वो इंक्रीज करता है, क्लोरोफिल है उसका जो नंबर है वो इंक्रीज है वो करता है। तो ये नया वेराइटी है, नया वे है टी के रिगार्डिंग में, उसका ये माचा टी है उसको फर्स्ट टाइम कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया गया है इंडिया के वहाँ पे। जब भी हम टी के बारे में रीड करते हैं, ये तो हमने माचा टी देखा, माचा टी का जो लार्जर वे के अंदर में प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है? जापान के वहाँ पे लार्जर वे के अंदर में इसका प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। और जब भी हम टी के बारे में रीड करते हैं, क्या हमारा कंट्री टी प्रोडक्शन के अंदर में फर्स्ट रैंक के ऊपर आया करता है क्या? तो आप देखिए कि हमारा कंट्री जो फर्स्ट रैंक पे तो नहीं आता है, फर्स्ट रैंक के ऊपर में चाइना का प्रेजेंस है, हमारा कंट्री सेकंड के ऊपर में है। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग वेराइटी का, जैसे कि आप देखें कि सॉरी अलग वेराइटी नहीं, हम अगर रीड करें हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पे वो रीजन है जहाँ पे टी का प्रोडक्शन लार्जर वे में होता है। तो एक तो आप देखिए कि आसाम के वहाँ पे हुआ करता है, क्योंकि आसाम का जो नेचुरल जो जोग्राफिकल टोपोग्राफी है वो उसको सपोर्ट करती है टी के प्रोडक्शन को। आसाम के अलावा स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के अंदर में, वेस्ट बंगाल में आप देखिए कि दार्जिलिंग का एरिया है, दार्जिलिंग टी है जिसको फर्स्ट जीआई टैग है वो भी दिया गया था हमारी कंट्री में। फिर दोवार का एरिया भी है,
2 आवर्स का एरिया है वो भी एग्जिस्ट करता है टी के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में। तमिलनाडु के वहाँ पे नीलगिरी का एरिया है, तमिलनाडु के वहाँ पे नीलगिरी का एरिया है जहाँ पे टी का प्रोडक्शन होता है। फिर केरल के अंदर में मुन्नार का एरिया है या वायनाड का एरिया है, केरल के अंदर में मुन्नार या वायनाड का एरिया है जहाँ पे भी टी का प्रोडक्शन होता है। टी सेक्टर के रिगार्डिंग में आप देखिए एक टी बोर्ड भी हुआ करता है, एक टी बोर्ड भी हुआ करता है। टी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के वहाँ पे है, कोलकाता के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर एग्जिस्ट करता है। बट स्टूडेंट्स इसके कुछ फ़ॉरेन ऑफिस भी हुआ करते हैं। क्या हमारा जो टी बोर्ड का फ़ॉरेन ऑफिस है वो दुबई के अंदर में है क्या? तो आप देखिए कि सिर्फ दुबई के अंदर में नहीं है, दुबई के अलावा हमारा जो टी बोर्ड का जो ऑफिस है वो लंदन के वहाँ पे भी है, वो लंदन के वहाँ पे भी है, वो रसिया के वहाँ पे भी है, रसिया में मास्को के वहाँ पे, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई के वहाँ पे। तो 3 इसके जो फ़ॉरेन ऑफिस हैं वो आपको मिलेंगे जो टी बोर्ड के एग्जिस्ट हैं वो करते हैं। तो ये टी बोर्ड के बारे में था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव से है। तो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव न्यूज़ के अंदर में आपको क्या पता होना चाहिए? पहला जो न्यूज़ है वो नाटो के बारे में है। नाटो का एक समिट होने वाला है, कहाँ पे? अंकारा के वहाँ पे। नाटो का जो समिट है वो कहाँ पे होगा? अंकारा के वहाँ पे नाटो का समिट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 के समय बना। कंट्रीज़ ने इसको बनाया था रसिया को काउंटर करने के लिए। और आप देखिए कि इसके अंदर में कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर में क्या होता है? कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट, कि एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होगा, नाटो के किसी भी एक कंट्री के ऊपर में, सभी कंट्री उसको डिफेंड करेंगे। और ये इनका जो आर्टिकल 5 है उसके अंदर में कलेक्टिव डिफेंस है वो एग्जिस्ट करता है। अब ये आपको पता होना चाहिए क्या कलेक्टिव डिफेंस के मैकेनिज्म को कभी यूटिलाइज किया गया है क्या? यस स्टूडेंट्स, यूटिलाइज किया गया है। 9/11 का जब टेरर अटैक हुआ था ना, उसके बाद में नाटो का फोर्स अफगानिस्तान के वहाँ पे गए थे, अलग अलग कंट्री का फोर्स गए थे और इसको यूटिलाइज किया गया था कलेक्टिव डिफेंस को। अब इसका समिट कहाँ पे होगा? अंकारा के वहाँ पे, अंकारा जो टर्की के वहाँ पे है। समिट से पहले यूएस के लीडर का स्टेटमेंट आया है कि यूएस इन सब कंट्रीज से अपना रिलेशन को मेंटेन करे। ये कम्प्लीटली रेडिकुलस है। रेडिकुलस क्यों बताया? क्योंकि यूएस का एक प्रपोजल था कि जब यूएस और इजराइल ने ईरान के वहाँ पे अटैक किया तो नाटो का फोर्स भी वहाँ पे ईरान के वहाँ पे जाएं, और नाटो का जो फोर्सेज हैं, जो कंट्रीज हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करने से डिनाई है वो कर दिया था। तब यूएस का एक पुश है कि वो नाटो से आउटब्रेक करे, नाटो से एग्जिट है वो करे और इन कंट्रीज़ को बताए कि उसका रिलेशन को मेंटेन करना है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। कल हमने रीड किया था नाटो का जो एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में, जो प्लेन्स हैं उनको चेंज करने के बारे में। अभी आप देखिए कि नाटो के जो कंट्रीज़ हैं वो आपस के अंदर में भी उनके डिफरेंस हैं। जैसे कि यूएस का एक प्रपोजल है कि ग्रीनलैंड को टेक ओवर करें, और नाटो का ही जो मेंबर कंट्री है उसी के कंट्रोल के अंदर में ग्रीनलैंड है वो आया करता है। नाटो का एक और पुश है कि सभी कंट्रीज अपना जीडीपी का 5% कंट्रीब्यूट करें उसके डिफेंस के अंदर में, कि जो डिफेंस का जो प्रोडक्शन है, डिफेंस का जो सेक्टर है उसमें नाटो कंट्रीज हैं उनका मोर पार्टिसिपेशन हो यहाँ पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नाइजीरिया के बारे में है। आप देखिए कि नाइजीरिया जो है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है। नाइजीरिया के वहाँ पे यूएस का फोर्सेज हैं वो गए थे क्योंकि वहाँ पे आईसिस का प्रेजेंस बताया था कि इस्लामिक स्टेट का जो वहाँ का जो एक अलग सेक्टर है जिसमें इमरजेंस हुआ है, और कैसे वो जो क्रिश्चियन पर्सनस हैं उनको टारगेट करता है वहाँ पे। तो आप देखिए कि यूएस की फोर्सेज नाइजीरिया के वहाँ पे गए थे, अब उनका विड्रोवल होगा, अब वहाँ से यूएस की फोर्सेज वापस से जाएंगे कि वहाँ पे जो सिचुएशंस है वो बैलेंस हुआ है, न्यूट्रल वहाँ पे हुआ है। एक ऑपरेशन भी किया था यूएस की फोर्सेज ने जिसमें वहाँ पे आईसिस के कुछ बेसेज हैं उनको टारगेट है वो किया गया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ नाइजीरिया के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो एक आपको ये पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि एक लार्जर इकोनॉमी है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में, नाइजीरिया नाम का जो कंट्री है। गल्फ़ ऑफ गिनिया वहाँ पे है, उसमें अपना एरिया है वो शेयर करता है नाइजीरिया नाम का जो कंट्री है। कुछ वाटर बॉडीज़ भी हैं, जैसे वहाँ पे एक लेक है जिसके साथ में 4 कंट्री अपना एरिया शेयर करते हैं। नाइजीरिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक लेक है। चलो ये आपको होमवर्क देते हैं कि वो कौन सा लेक है, क्या लेक चैड है क्या वो, जिसके साथ में 4 कंट्री अपना एरिया शेयर करते हैं। कौन कौन से वो 4 कंट्री हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं उस लेक के साथ में, ये कमेंट सेक्शन में आप बताना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यूएन के जो ह्यूमन राइट के जो चीफ हैं उन्होंने एक रेड अलर्ट को इशू किया है। उन्होंने कहा है कि सूडान के वहाँ पे
जो इंसर्जेंट ग्रुप है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनका जो जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से कॉमन पर्सन को प्रॉब्लम हो सकता है, एक कंसर्न को उन्होंने रेज किया सूडान के वहाँ पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो ऑफिस है यूएन के जो ह्यूमन राइट चीफ हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑफिस ऑफ यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। अब ये जो ऑफिस है, आप देखिए कि 1993 में इस्टेब्लिशमेंट में आया था, 1993 में। और ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है 1948 का, उसके अंडर में ये वर्क है वो किया करता है। ये ऑफिस है उसके अंडर में ये वर्क करता है। ये जो यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, उससे ये डिफरेंट है, ये ऑफिस जो हुआ करता है। और आप देखिए ये ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से काम है वो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ब्राज़ील के बारे में है। ब्राज़ील का पॉलिटिकल के बारे में मेंशन किया गया कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं और जो उनके अपोजिशन के लोग हैं, वो यूएस के टैरिफ के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन किए हैं वहाँ के इलेक्शन कैंपेन के अंदर में। यूएस ने आप देखिए कि लास्ट ईयर ब्राज़ील के ऊपर में 50% का टैरिफ लगाया था, और अभी भी वहाँ पे मोर देन 20% का जो टैरिफ है ब्राज़ील के प्रोडक्ट्स के ऊपर में देखने के लिए मिलता है। तो उसी टैरिफ के बारे में है। अभी प्रेजेंट जो लीडर हैं जिनको कि यूएस का जो अथॉरिटीज़ हैं वो पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ का पॉलिटिकल डिस्कशन का टैरिफ है वो पार्ट बना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ईरान के बारे में है। ईरान के वहाँ पे जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई हैं, उनको असैसिनेट कर दिया था यूएस एंड इजराइल ने जब 28 फरवरी को अटैक किया था। अब आप देखिए कि उनका जो डेथ हुआ है, उनके जो लास्ट राइट्स हैं उनको कैरी आउट किया जाएगा, मास लेवल के ऊपर में फ्यूनरल होगा। काफ़ी सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ग्लोबल लीडर्स के अंदर में पाकिस्तान के भी जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो जाएंगे, चाइना और अफगानिस्तान है वो भी अपनी डेलीगेशन को भेजेंगे। और ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो एरिया शेयर होता है ना, वो जो कोकसस का जो रीजन है वहाँ पे एरिया शेयर होता है, वहाँ से भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के भी जो डेलीगेशन है वो आएंगे। इंडिया की तरफ से कौन जाएंगे? इंडिया की तरफ से आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, वो जाएंगे। हमारे जो जो बिहार के जो गवर्नर हैं वो वहाँ पे विजिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा भी डेलीगेशन के अंदर में लीडर्स वहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, रसिया और यूक्रेन के बारे में मेंशन है कि रसिया और यूक्रेन ने एक दूसरे से यहाँ पे जो स्ट्राइक्स हैं वो किए हैं। आप देखिए कि यूक्रेन के द्वारा रसिया का यूक्रेन का वो जो पार्ट है सदर्न पार्ट के अंदर में जो रसिया के कंट्रोल के अंदर में है, वहाँ पे अटैक किया गया। कुछ दिनों पहले क्रीमिया के वहाँ पे अटैक के बारे में हमने रीड है वो किया था कि क्रीमियन पेनिनसुला के वहाँ पे भी अटैक है वो हुआ था। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो वेनेजुला के बारे में है। वेनेजुला के जो इंतरिम लीडर हैं यहाँ पे, जब से यूएस ने इंटरवेन करते हुए वहाँ के प्रेसिडेंट को लेके गए थे, अभी जो इंटरिम वहाँ पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, उन्होंने उनकी अथॉरिटीज़ के डिसीजन को बैक किया है कि अर्थक्वेक का जैसे ही एक्टिविटी हुआ जिसमें मोर देन आप देखिए कि 2.2 यहाँ पे 2200 के आसपास लोग हैं जिनका डेथ हुआ है। तो उन्होंने जैसे ही अर्थक्वेक हुआ वैसे ही आप देखिए कि एक्टिविटीज़ को कैरी आउट है वो किया है। हौतीज़ के द्वारा सऊदी को थ्रेट किया गया है। सऊदी के द्वारा आप देखिए कि बेसिकली ईरान के लिए जाने वाला एक प्लेन था जिसको कि यहाँ पे टारगेट किया गया था। हौतीज़ का एक प्लेन था जो जाने वाला था। हौतीज़ एक रेबल ग्रुप है जो यमन के वहाँ पे ऑपरेट करता है। यमन के वहाँ पे इन्होंने पावर को भी टेक ओवर किया है 2014 के समय से। और अब उन्होंने सऊदी को थ्रेट किया है कि अगर उनके प्लेन को ऐसे टारगेट किया जाएगा तो वो अटैक हम वो भी कर सकते हैं। तो ये यमन के बारे में है, हौतीज़ के बारे में है। आप देखिए कि हमारे वहाँ पे एक नर्स हैं, वो भी वहाँ पे हैं हौतीज़ का जो कंट्रोल एरिया है वहाँ पे। और काफ़ी बार एक टर्म न्यूज़ के अंदर में हुआ करता है ब्लड मनी। ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप देखिए कि ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया, जिस पर्सन का वहाँ पे कैजुअलिटी हुआ है, डेथ हुआ है, उनके फैमिली मेम्बर्स अगर आप देखिए कि मनी के थ्रू उनका कंपनसेट करना चाहें कि कुछ मनी है वो पे कर दिया जाए उनको यहाँ पे और उनको माफ़ कर दिया जाए, तो ये ब्लड मनी का एक जस्टिस के अंदर में कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो स्टूडेंट श्रीलंका के बारे में है। श्रीलंका के वहाँ पे आप देखिए कि 2022-23 के समय में वहाँ पे मूवमेंट हुआ था। और अब उसके बारे में मेंशन ये किया गया है कि जो उस समय जो नेवी के जो चीफ होते थे, उससे पहले महेंद्रा राजपक्षे का जब समय होता था,
तो उनके द्वारा उनके जो सन हैं उनको इलीगल वे में अंदर में रिक्रूट है वो किया गया था। एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बताया गया है। फिर जब मूवमेंट हुआ लोगों का वहाँ पे, तो उसके बाद में आप देखिए कि 2024 में, सॉरी 23-24 के समय में एक नए लीडर हैं जो दिशा नाइके हैं, वो पावर में आते हैं और उसके बाद से वहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग है उस श्रीलंका के वहाँ पे। तो दिस स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।